बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल एक वीडियो अपलोड की थी, डू नॉट इम्पोर्ट इफ फेल टू डू दिस, कि इम्पोर्ट तो आप कर लेंगे लेकिन जो प्रॉब्लम बाद में आते हैं उनको पहले उसके ऊपर कुछ काम कर लें। तो ये जो फ़ौरन कमेंट्स आए वीडियो के बाद, कामरान खान शेरवानी, इन्होंने लिखा कि भाई इम्पोर्ट करना इतना भी आसान काम नहीं है जितना आप बता रहे हैं। तो दूसरी बात से मैं एग्री करता हूँ कि बाद के प्रॉब्लम आते हैं इस तरह के और उसको ओवरकम कर लें। मैंने इससे पहले भी मेरा ख्याल 1 या 2 वीडियो में पूरा इंपोर्ट का प्रोसेस एक्सप्लेन किया था कि ये इंतहाई आसान काम है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोई ऐसा हवा नहीं है जिससे आप डरते रहें। तो अभी जैसे इन्होंने बताया कामरान खान साहब ने कि जी ये तो बहुत मुश्किल है, तो इसको मैं दोबारा से थोड़ा इजी ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि आपको समझ आ जाए। नंबर 1 तो वो चीज़ें जो आप खुद ब खुद सीखते हैं, जैसे ABCD यहाँ तक बच्चा खुद ही सीख जाता है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1 2 3 9 10 तक वो फर बोलता है, किसी ने कुछ नहीं सिखाया होता। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें आप इंपोर्ट में एक्सपोर्ट में आपको जनरल एक इन्फॉर्मेशन होती है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये और इस तरह से होती है और आप ख़ुद ब खुद सीखते हैं। लेकिन हर बच्चे को ABCD के बाद क्या है, EFGH उसको नहीं पता, उसको सिखाना पड़ता है। 10 के बाद क्या है, 11 to 99 100, ये भी उसको सिखाना पड़ता है। उसको सीखने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, ज़ोर लगाना पड़ता है और मारपीट भी बच्चों के साथ करनी पड़ती है, टीचर भी हायर करने पड़ते, फिर कहीं जाके वो ABCD एंड तक और काउंटिंग को 100 तक सीखता है। सिमिलरली हर काम में कुछ चीज़ें आपके इंफॉर्मेशन में होती हैं और ख़ुद ब खुद ही आ जाती हैं, आपको कहीं से पूछना नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद जो कुछ है उसके लिए आपको थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, कुछ कहीं से सीखना पड़ेगा, क्लास लेनी पड़ेगी, कुछ पे करना पड़े हो सकता है। तो अब वो चीज़ें जो आपको सीखने की ज़रूरत है वो 3 है। इंपोर्ट एज सिंपल एज लोकल बिज़नेस। जब भी आपने कोई लोकल बिज़नेस करना है या इंपोर्ट करना है तो सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे कि यार अगर मैं ये इस प्रोडक्ट को ख़रीद के अपनी शॉप पे रखूं या ट्रेडिंग करूं तो मुझे क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग देखेंगे कि इसको मैं कहाँ से ख़रीदूँ जिससे जो दरमियानी प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ हो सके। आसपास की शॉप देखेंगे, इलाके को देखेंगे, सिटी को देखेंगे, पूरे कंट्री में मुख्तलिफ सिटी में उसकी प्राइस चेक करेंगे। फिर इंटरनेशनल मार्केट को देखेंगे, तो जहाँ से भी आप समझें कि मैक्सिमम प्रॉफिट मैं यहाँ से कमा सकता हूँ तो आप वहाँ पर चले जाएंगे उसको ख़रीदने के लिए। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें लोकल मार्केट में बनती हैं, बहुत सारी नहीं बनती। जो नहीं बनती वो तो आपने हर हाल में इंपोर्ट करनी है, और जो बनती हैं उनके भी चीपर वर्जन इंटरनेशनल मार्केट से मिल जाते हैं। तो लोग लोकल की बजाय इंपोर्टेड को प्रेफरेंस देते हैं या उसकी क्वालिटी बेहतर होती है इसलिए देते हैं। तो नंबर 1 तो है आपने प्रोडक्ट की सिलेक्शन कर ली कि ये प्रोडक्ट मैंने अपने बिज़नेस के लिए अडॉप्ट करनी है। फिर आपने उसकी सोर्सिंग कर ली कि ये कहाँ से मिलती है, इसके मैन्युफैक्चरर कहाँ है, इसके जो सेलर हैं वो कहाँ पर अवेलेबल है। वो खाल लोकल मार्केट से आप करें या इंटरनेशनल मार्केट से करें, एक ही प्रोसेस है। वही आपने इंटरनेट पे जाना है, देखना है कैसे कितने लोग सप्लाई कर रहे हैं, जो आजकल सब लोग करते हैं। तो अब आपने मैन्युफैक्चरर देख लिया, आइटम भी देख ली, उससे रेट ले लिए। रेट लेने के बाद जब आप समझें आपने 10 लोगों से रेट लिए हैं तो आप समझें कि यार इसका रेट कुछ मुनासिब है, तो उसके साथ आप सैम्पलिंग उनसे ले लें कि भी आप जो रेट दे रहे हैं, कोई बंदा कम दे रहा है कोई ज़्यादा दे रहा है, तो आप मुझे प्रोडक्ट तो भिजवाएं ताकि मैं चेक करूं कि इनमें फ़र्क क्या है ना, जो प्राइस डिफ्रेंसिएशन है ये क्यों हो रहा है। तो अब यकीनन किसी के कलर में फ़र्क होगा, किसी के स्टफ़ में फ़र्क होगा, कोई ना कोई फ़र्क होगा क्वालिटी वाइज और प्राइस वाइज। जो प्राइस और क्वालिटी का कंपैरिजन है उसकी वजह से फ़र्क होगा। अब आपके पास प्राइसेस और प्रोडक्ट के सैंपल अवेलेबल हैं। अब आपने देखना है कि कम प्राइस में अच्छा सैंपल कौन सा है। हो सकता है एक की प्राइस बिल्कुल लोअर साइड पे हो लेकिन वो आपको प्रोडक्ट पसंद ना आए, नहीं ये कुछ अच्छी नहीं है। अब आप उससे ऊपर वाली प्राइस पे जाते हैं तो उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, प्राइस थोड़ी हाई है लेकिन क्वालिटी बेहतरीन है। तो अब आप ये आपकी सिलेक्शन है कि आपने लो प्राइस लो क्वालिटी, थोड़ी सी हाई प्राइस बेस्ट क्वालिटी और हाई प्राइस
हाई क्वालिटी, आपने क्या करना है, कौन सी प्रोडक्ट लेनी है। चाइना से आप कुछ भी मंगवा सकते हैं, वो चीज़ें सेम, एक ही मॉडल, एक ही चीज़, एक ही डिज़ाइन जो पाकिस्तान में आता है उसकी प्राइस कुछ और होती है, जो अमेरिका यूरोप जाता है उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। तो क्वालिटी का डिफरेंस होता है। अच्छा, ये सारी चीज़ें लोकल मार्केट में कर लें या इंटरनेशनल मार्केट में कर लें, ये तो आपने हर हाल में करनी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि कोई सीखने वाली चीज़ नहीं है। जो भी लोग बिज़नेस करते हैं वही बिज़नेस के जो सोर्सिंग और नेगोशिएशन और डील फाइनल करने के रूल्स हैं वही आपने लोकल मार्केट में करने, वही इंटरनेशनल मार्केट में करने। अब फ़र्क क्या है इसमें? फ़र्क है कि जब आपने डील फाइनल कर ली, प्रोडक्ट को नेगोशिएट करके प्राइस फाइनल कर ली, सैंपल भी चेक कर लिया, तो अब आपने इसको इंपोर्ट करना है। अगर तो ये सारा कुछ आप लोकल मार्केट में कर रहे हैं तो फिर तो आसानी है कि आप उसको पेमेंट करें, जाके खुद बैठ जाएं कि भाई ये पेमेंट है, पकड़ाओ मुझे चीज़, पकड़ाओ, मैं इसको लोड करूं ट्रक पे तो ले जाऊं। तो लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में डिस्टेंस है, तो अब आपने क्या करना है, आपको एक गारंटियर चाहिए जो कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर को, जिसने चीज़ें भिजवानी है, उसको गारंटी दे कि भाई आप चीज़ें भिजवा दो, मैं ज़िम्मेदार हूँ पेमेंट का, और आपको गारंटी देनी है कि आपकी चीज़ें आ जाएंगी, आप इसकी पेमेंट जो है मेरे पास जमा करवा दें, जब चीज़ें आएंगी तो मैं आपको दे दूँगा और पेमेंट उसको दे दूँगा। तो अब यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व होता है, 3 लोग इन्वॉल्व होंगे इंपोर्ट में। नंबर 1 बैंक, नंबर 2 फॉरवर्डिंग एजेंट, नंबर 3 क्लियरिंग एजेंट। सम टाइम क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट एक भी हो सकता है कि एक ही बंदा दोनों सर्विसेज दे रहा होता है, तो 2 या 3 बंदे। अब ये 2 या 3 बंदे जो हैं ये आप इनको पे कर रहे हैं, आप इनको उनकी फ़ीस दे रहे हैं। ये कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे भाई चलो चाहो, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, कल आना, परसों आना, ये डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, उठो यहाँ से। ये इनको जो आप पे कर रहे हैं, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपको लंच भी करवाएंगे, आपको इज्जत से बिठाएंगे और कहेंगे कि सर जो पूछना है पूछें, मैं हाज़िर हूँ। बैंकों वाले तो मार्केट में जाओ तो शॉप टू शॉप फिर रहे होते हैं कि सर अकाउंट खुलवा लें, सर गाड़ी ले लें, कोई और पर्सनल लोन चाहिए वो ले लें, कुछ और सर्विस चाहिए तो मुझे बताएं, मैं आपके पास आ जाता हूँ। तो बैंकों वालों को तो बिज़नेस चाहिए, वो तो शॉप टू शॉप जाके लोगों को कन्विंस करते हैं, बिजनेसमैन को, कि जी आप हमारे बैंक में आए, हम आपको सर्विस देते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि आपने एलसी खुलवानी है या आपने कुछ 1-8 लाख छोटी अमाउंट की पहले स्टार्ट करें, तो बेशक छोटी अमाउंट भी हो तो आप 100% अमाउंट बैंक को डिपॉजिट को आ रहे हैं, उसके पास रख रहे हैं कि अगर मेरी कंसाइनमेंट 3 माह बाद आनी है तो ये 1 लाख आपके पास पड़ा है। तो कौन बैंक वाला आपसे कहेगा कि नहीं जी मैं नहीं आपको बताता, उठाएं अपने पैसे ले लें? ऐसे नहीं पॉसिबल होता। बैंक आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन देगा। हाँ, उसको ये समझ आएगी कि बंदे का फर्स्ट टाइम है, नाड़ी है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस पे हो सकता है वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर ले किसी टैक्ट को यूज़ करते हुए। जैसे बैंक को पता होता है कि जी एलसी एक्सपायर हो रही है, तो वो आपको ना बताए, और आपको भी नहीं पता कि एलसी एक्सपायरी क्या होती है, और एलसी एक्सपायर हो जाए आप उसके बाद जाएं बैंक के पास कि जी वो मैन्युफैक्चरर या एक्सपोर्टर मेरा कह रहा है आपकी एलसी एक्सपायर होगी, अब तो बैंक कहे कि जी ओहो ये तो सर फिर बहुत बुरा हो गया, ये तो आपको याद रखना चाहिए था, तो अब इसकी अमेंडमेंट तो नहीं हो सकती, एक्सटेंशन नहीं हो सकती। तो मैं बहरहाल कोशिश करता हूँ, इसमें इतने बैंक के चार्जेस हैं और कुछ हमें आगे जहाँ पे स्टेट बैंक का रेफरेंस दे सकता है या कुछ भी किसी तरह से भी बेवकूफ़ बना सकता है कि आप अच्छा मैं करता हूँ लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी, बस इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। हालांकि एलसी एक्सपायरी के बाद जो उसकी शिपमेंट एक्सपायरी होती है और जो एलसी एक्सपायरी होती है उसमें कुछ दिन होते हैं, जैसे 15 दिन, तो उन 15 दिन में वो एलसी एक्सटेंशन उसकी हो सकती है। लेकिन ये जो एक्सटेंशन का इल्म है ये उसको पता होगा जिसका एक्सपीरियंस है, तो उस बंदे को नहीं पता जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो बेवकूफ़ बन जाएगा। बैंक उसको कुछ, बैंक नहीं बल्कि वो बंदा उसको जो उस टेबल पे बैठा डील कर रहा है वो कुछ बेवकूफ़ बना के कुछ नकलवा सकता है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे होता नहीं है। मतलब ये बता रहा हूँ कि अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है, बैंक को करना पड़ सकता है। क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट जो है चालाक लोग होते हैं, समझ जाते हैं, वो आपसे कुछ ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ कि
स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करें, छोटी अमाउंट के ऊपर एक्सपीरियंस करें। एक आध एक्सपीरियंस कर लेंगे तो सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट जब आप मंगवाएंगे कोई चीज़, तो फिर आपको वो इस तरह से चार्ज नहीं कर सकता। आपको पता होगा, आप बिफोर टाइम एलसी की डेट को याद रखेंगे कि भी इसको अगर ये शिपमेंट नहीं हुई तो मैंने इसकी एक्सटेंशन करवानी है। क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट जो टेक्स्ट यूज़ करते हैं, आपको समझ होगी कि यार इसने पिछली दफ़ा भी बेवकूफ़ बनाया था, तो अब मैंने इसको केयरफुल रहना है और इन चीज़ों को देखना है। तो अब ये बैंक आपको चार्ज कर रहा है, क्लियरिंग एजेंट आपको चार्ज कर रहा है, फॉरवर्डिंग एजेंट आपको चार्ज कर रहा है, ये सब लोग आपसे पेमेंट ले रहे हैं, फ़ीस ले रहे हैं अपनी। तो ये आप इनकी कोशिश होती है मैक्सिमम आपको फैसिलिटेट करें, आपके वो सारे काम जो आपको ज़रूरत है, या आपको एक्सप्लेन करेंगे, कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करवाएंगे कि सर ये आप ले जाएं फ़ोटोकॉपी और इसी पैटर्न पे अपना लेटर पैड पे बना दें, या ख़ुद बना के दे देंगे कि आप मुझे बस ये आईडी कार्ड दे दें और ये दे दें, मैं इसको फिल कर देता हूँ। तो इसके बाद बैंक से एलसी खुल गई, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग आपकी कंसाइनमेंट उठाएगा, मूव कर देगा आपके कंट्री में, क्लियरिंग एजेंट उसको कस्टम क्लियरेंस करवा देगा और चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो ये 3 लोगों का प्रोसेस है इंपोर्ट का, जिन्होंने आपको चार्ज करना है, और ये तीनों लोग आपकी पेमेंट के ऊपर होते हैं, आपको सर्विस देने के लिए होते हैं। और यही प्रोसेस है 3 बंदों का जो प्रोसेस है, जिससे लोग डरते हैं, वो समझते हैं कि पता नहीं इंपोर्ट क्या चीज़ है। तो बेसिकली ये इंपोर्ट आपका रिलैक्स होके चेयर पे बैठने का टाइम है, आपने जस्ट फ़ोन करना है बैंक को, क्लियरिंग एजेंट को, फॉरवर्डिंग एजेंट को, और अपने उस कंसाइनमेंट का स्टेटस चेक करते रहना है और उसकी फ़ीस उसको दे देनी है। हाँ, वो थोड़ा चार्ज कर सकता है जैसे बताया, तो वो कोई मसला नहीं। ये चीज़ें कुछ लर्न करने के लिए आपको स्टार्ट में कुछ भी लॉस हो सकता है, कुछ भी कहीं पे भी कुछ पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जैसे ही आप सीखते हैं फिर आप मुहतात हो जाते हैं। तो जितने भी लोग मार्केट में बैठे हैं, वो इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, वो सारे के सारे इसी प्रोसेस से गुजर के आए हुए हैं, या उनके पास एक्सपीरियंस लोग हायर किए जाते हैं कि भाई आप लोग इन चीज़ों को हैंडल करें। लेकिन जिन्होंने अपने लिए स्टार्ट करना है तो उनको इस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। तो इस तरह से वो लोग, जैसे इन साहब ने, कामरान साहब ने भी कमेंट्स में लिखा है कि बहुत मुश्किल काम है, तो मुश्किल काम नहीं है। मैं इस पे पहले भी 1-2 वीडियो बना चुका हूँ कि डिटेल प्रोसेस क्या है इंपोर्ट करने का, कंप्लीट प्रोसेस। कोशिश करूँगा नीचे लिंक में भी उनको दोबारा दे दूँ। तो प्रोसेस 2 पोर्शन पे मुश्तमिल है। नंबर 1, जो ख़रीदने के लिए आप लोकल ट्रांजैक्शन करते हैं, सिमिलरली आप इंटरनेशनल मार्केट में किसी सेलर को ढूंढेंगे और उससे एक डील फाइनल करेंगे। उस डील फाइनल करने के बाद जितना भी काम है इंपोर्ट का, वो सारे का सारा आपके 3 लोग या 2 लोग करेंगे। बैंक है, क्लियरिंग एजेंट है, फॉरवर्डिंग एजेंट है, या फॉरवर्डिंग क्लियरिंग एक भी हो सकता है और बैंक होगा। तो इन लोगों से, और ये आपको हमेशा ही काम इनके साथ करना पड़ेगा। आप कभी भी इनका काम खुद नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑथोराइज होते हैं। बैंक जो है वो स्टेट बैंक का ऑथोराइज एजेंट है, जो कि इंपोर्ट के लिए आपको गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट देता है कि जी मैं ज़िम्मेदार हूँ। और जो फॉरवर्डिंग एजेंट है, ये आपकी कंसाइनमेंट को वहाँ से लेने, शिप करने और यहाँ पोर्ट तक लाने का ज़िम्मेदार है, वो भी आपको चार्ज करता है। और कस्टम क्लियरिंग एजेंट भी गवर्नमेंट का ऑथोराइज बंदा होता है, जिनको उन्होंने लाइसेंस दिया होता है कि कस्टम से सिर्फ ये लोग डील कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कस्टम को डील नहीं कर सकते। जैसे अगर कोर्ट में कोई केस है तो आप खुद वकील बन के खड़े नहीं हो सकते, अनलेस कि आप वकील ना हो, लाइसेंस्ड वकील ना हो, तो आप आम आदमी कोर्ट में केस नहीं लड़ सकता। तो सिमिलरली क्लियरिंग एजेंट जो है वो कस्टम के साथ डील करने के लिए गवर्नमेंट ने ऑथोराइज़ किया होता है कुछ लोगों को कि ये लोग ही आपकी बिहाफ पे कस्टम क्लियरेंस करवा सकते हैं। तो वो भी आपने हर हाल में करना है। तो जब आप बाउंड है, आपने हर हाल में इन्हीं लोगों के थ्रू अपना काम करवाना है, तो फिर इन लोगों से क्यों डर रहे हैं कि जी कस्टम क्लियरेंस से मैं कैसे करूँगा, आप तो उसको पे कर रहे हैं। बैंक से कैसे करूँगा, आप बैंक को भी पे कर रहे हैं। तो जिन लोगों को आप पे कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से आप डर रहे हैं कि मैं इससे इन्फॉर्मेशन कैसे लूँ, इससे पूछूँ कैसे कि ये काम कैसे होता है। तो
डरने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली वो काम जो आपके करने का है, यानी कि प्रोडक्ट फाइनल करें, सैम्पलिंग मंगवाएं, उसको चेक करें और मैन्युफैक्चरर या सेलर से, एक्सपोर्टर से अपनी डील फाइनल करके वो डॉक्यूमेंट्स बैंक ले जाएं कि ये मैंने प्राइस और यानी परफॉर्मा इनवॉइस या इनवॉइस जिसके ऊपर मैंने एलसी खुलवानी है, जो मैंने फ़ाइनल की है, तो अब मुझे एलसी खुलवानी है, बताएं क्या करूं। जब एलसी खुल जाए तो फिर फॉरवर्डिंग एजेंट को बेशक पहले मिल लें एलसी खुलने से कि ये मैंने कंसाइनमेंट मंगवानी है, इस पर कितना खर्चा आएगा, इसका फ्रेट क्या होगा, ये चीज़ें डिसाइड करके तो वो कंट्रैक्ट में ऐड हो जाएंगी और वो कंट्रैक्ट आप बैंक के पास ले जाएं एलसी खुलवाने के लिए। और फाइनली जब आ जाए कंसाइनमेंट तो कस्टम क्लियरेंस एजेंट को डॉक्यूमेंट्स दें और अपनी कंसाइनमेंट उससे लेके अपने वेयर हाउस में ले आए और आराम से सेल करने का जो प्रोसेस है वो फिर शुरू हो जाएगा। वो फिर वही प्रॉब्लम है जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि पहले सेल करने का प्रोसेस देख लें। इंपोर्ट तो बहुत आसान है, ये तो आपको लोग जो इन्वॉल्व हैं तीनों, बैंक, क्लियरिंग एजेंट और फॉरवर्डिंग, तो आपको हाथों हाथ विदिन 2-3 मंथ्स कंसाइनमेंट बाई सी मंगवा के आपके वेयर हाउस में डाल देंगे। अब आपका काम स्टार्ट होता है सेल का, तो सेल कैसे करनी है यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।